नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। जाहिर है आज बिहार के चुनाव की बात करेंगे। बिहार के चुनाव के नतीजे अभी आ रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी इस पर अभी तक सस्पेंस है। इस वक्त बीजेपी और जेडीयू अलायंस 124 सीट पर आगे है और आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन 112 सीटों पर आगे है। कांटे की टक्कर चल रही है, एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। बीजेपी जेडीयू अलायंस और आरजेडी कांग्रेस अलायंस के बीच एक एक इलाके में एक एक वोट के लिए लड़ाई है। पिछले 30 साल में बिहार में ऐसा कांटे का चुनाव नहीं हुआ। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि बिहार में जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी ये तीन बड़ी पार्टियां हैं और इन तीन में से जो दो एक साथ आ जाती हैं वो इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर लेती हैं और ऐसा 6 बार हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, जैसा मैंने आपको बताया, अब आपसे बात करते करते 123 सीटों पर लीड कर रहा है और आरजेडी का गठबंधन 113 पर। इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाला अलायंस एनडीए सरकार बना लेगा। लेकिन अगर बिहार की इस कांटे की लड़ाई को, इस करीबी लड़ाई को समझने की कोशिश करें तो 5 मेन फैक्टर हैं। नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय होना और गेम चेंजर कैंपेन, नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी, तेजस्वी यादव की विरासत और उत्साह भरा कैंपेन, चिराग पासवान का कंफ्यूजन, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे, और राहुल गांधी के कैंपेन में मोदी का ऑब्सेशन, और फाइनली असदुद्दीन ओवैसी को मिला मुसलमानों का सपोर्ट। इन सब के रोल का असर इस चुनाव के नतीजे पर आज दिखाई दिया और उसको एक एक करके हम एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब बिहार के चुनाव शुरू हुआ था तो परिस्थितियां नीतीश कुमार और एनडीए के विपरीत थी। ज्यादातर ओपिनियन पोल तेजस्वी यादव को जीतता हुआ दिखा रहे थे, बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना रहे थे। कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव की पब्लिक मीटिंग पे भारी भीड़ आती थी, उसमें काफी जोश दिखाई देता था। और फिर सारे एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जबरदस्त जीत दिखाई थी। सबने कह दिया था कि नीतीश कुमार की वजह से एनडीए की हार होगी। लेकिन अभी भी चांसेस हैं एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि पिछले 7-8 घंटे से एनडीए लीड बनाए हुए हैं। ये लीड कम और ज्यादा होती रहती है। जैसे इस समय 123 सीट पर आगे हैं और महागठबंधन तेजस्वी यादव का वो 113 सीट पर आगे है। अगर यही स्थिति बनी रही तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। इस समय ज्यादा डेफिनेटली कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करीब 11 सीटें ऐसी हैं जो चुनाव के नतीजों को कभी भी बदल सकती हैं। इन 11 सीटों पर 1000 वोट से भी कम का फासला है। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिसकी वजह से नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। इस सारे फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको आज के इलेक्शन रिजल्ट की कुछ खास बातें बता देता हूं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यह कि एक बार फिर साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, पहले के मुकाबले बढ़ा है। और दूसरी बात, बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अब तक छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी बनकर बड़े भाई के रोल में आ गई है। बिहार में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी अच्छी खासी सीटें बढ़ी हैं, बाकी सबको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सरकार एनडीए की बन सकती है, लेकिन जेडीयू की हालत सबसे खराब है। यानी जेडीयू बनी उसके बाद से पहली बार जेडीयू की सीटों की संख्या 50 से कम हो सकती है। इस बार जेडीयू अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तीसरी बात यह कि चुनाव नतीजों से लगता है कि बिहार में जातिगत और कम्युनल लाइंस पर वोटिंग हुई, लेकिन विकास की बात और जंगल राज का डर भी हावी रहा और इस कॉम्बिनेशन का फायदा बीजेपी ने उठाया। नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी थी, लेकिन लोग लालू के राज को भूले नहीं और तेजस्वी बिहार के लोगों को यह यकीन नहीं दिला पाए कि वो दोबारा जंगल राज नहीं आएगा। और एक और फैक्टर जिसका मैंने पहले जिक्र किया, चिराग पासवान।
आज ये क्लियर हुआ कि बिहार के लोगों को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। चिराग टोटली कंफ्यूज थे, मोदी के साथ थे, नीतीश के खिलाफ थे, जबकि नीतीश और मोदी साथ साथ थे, इसलिए जनता को चिराग तले अंधेरा दिखाई दिया। हालांकि चिराग ने एनडीए को, खासकर जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। असदुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका सारा कैंपेन बीजेपी के खिलाफ था, मोदी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने वोट काटे और इसका फायदा बीजेपी को मिला। राहुल गांधी ने तेजस्वी की मदद से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में कांग्रेस पहले से भी कमजोर हो गई। ये वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि बिहार में कांग्रेस की हालत तो लेफ्ट फ्रंट से भी कमजोर हो जाएगी। और बिहार में सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस बार लेफ्ट फ्रंट का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। उन्होंने जितनी सीटें लड़ी उसमें देखा जाए तो उन्होंने बड़ी संख्या में सीटें जीती। तो एक एक करके इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। बिहार के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी कैसे गेम चेंजर साबित हुए, कैसे उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने का हुनर अच्छी तरह जानते हैं। बिहार के इलेक्शन पर पूरे देश की नजर थी, कोरोना की त्रासदी थी, कोरोना के बीच पहला चुनाव था। बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय और जागरूक राज्य है, पॉलिटिकली एक्टिव है, लोग बहुत समझदार हैं। इसलिए दावा किया जा रहा था कि बिहार में इस बार बदलाव की तैयारी है। लेकिन जब 27 अक्टूबर को मोदी कैंपेन में उतरे, बिहार पहुंचे, तो हवा का रुख बदलता दिखाई दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार में बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। नरेंद्र मोदी की रैलियों ने बीजेपी के प्रति माहौल पूरी तरह बदल दिया। जब तक मोदी कैंपेन में नहीं उतरे थे, उस वक्त तक महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था। तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे। जिन सीटों पर वोटिंग पहले फेज में हुई, उसके नतीजों से यह बात साबित होती है। आज जो नतीजे आए हैं, पहले फेज में 29 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से बीजेपी 12 सीटों पर अभी आगे चल रही है या जीत चुकी है। दूसरे फेज में बीजेपी 46 में से 32 सीटों पर आगे चल रही है। और इसी तरह तीसरे राउंड की वोटिंग में बीजेपी के 35 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 29 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी तीसरे राउंड में बीजेपी के जीतने की सबसे कम उम्मीद थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा जीत रहे हैं। मतलब ये जैसे जैसे मोदी का कैंपेन बढ़ा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 जिलों में रैलियां की, उनमें से 101 विधानसभा सीटें आती हैं। मोदी के कैंपेन का असर है कि इन 101 विधानसभा सीटों में एनडीए को 59 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी की बात सीधे जनता के दिल तक पहुंची, इसका असर दिखा। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर आज जो परिणाम आया है, ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है, इन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं, ये आम जनमानस का आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन था, 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। गुजरात में 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मध्य प्रदेश में 19 सीटें। तो ये सब बीजेपी के लीडर्स मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर है। लेकिन असली बात है बिहार, जहां पर मामला अभी भी अटका हुआ है। 123 सीटों पर
बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन लीड कर रहा है, 113 पर महागठबंधन जिसके तेजस्वी लीडर हैं, और 7 जो सीटें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इनमें से 5 ऐसी हैं जिनमें असदुद्दीन ओवैसी लीड कर रहे हैं। ये एक नया फैक्टर है। जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो सब कहते थे कि बिहार के वोटर्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं, और इसका असर आज जो नतीजे आए उनमें दिखाई दिया। वक्त रहते बीजेपी ने नीतीश के वोट बैंक को देखा, जब नोटिस किया तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश को चुपचाप बैक सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गए। जेडीयू की बात समझ में आ गई थी, इसलिए 3 नवंबर को जब दूसरे फेज के लिए 94 सीटों पर वोटिंग, जो क्रूशल लड़ाई थी, सुबह अखबारों में जेडीयू का जो विज्ञापन छपा, इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर छापी गई, क्योंकि जेडीयू मानते हैं, जेडीयू के नेता, कि जब मोदी पिक्चर में आए तो खेल पलट गया। प्रसन्न हूं, मुझे पूरा विश्वास था कि बिहार में भी सुशासन जीतेगा, और पहले दिन से यह तय था कि एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सर चढ़ के बोलती है, उनकी लोकप्रियता और बिहार सरकार के अच्छे काम सुनिश्चित था कि हम जीतेंगे। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनकी लोकप्रियता सर पे चढ़ के बोल रही लोगों का। मोदी की लोकप्रियता तो है और पूरे देश में है, और उनको कोई चैलेंज भी नहीं है, लेकिन इन सब के साथ साथ जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो मोदी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर के तौर पर काम करते हैं। उनके भाषण काफी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ किए जाते हैं और चुनाव की फिजा बदल देते हैं। मोदी ने सबसे पहला काम यह किया कि चिराग पासवान को लेकर जो कंफ्यूजन था उसको दूर किया। साफ साफ बताया कि मोदी और नीतीश साथ साथ हैं, बाकी अगर कोई दावा करता है तो वो बहरूपिया है। पहली रैली सासाराम में रखी गई थी, जो एलजेपी का मजबूत इलाका माना जाता है। यहां मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया, एलजेपी को लेकर सीधा मैसेज दिया। मोदी ने चिराग का नाम लिए बगैर लोगों को 3-3 बार समझाया, एनडीए का मतलब है जेडीयू और बीजेपी, और इसका नतीजा आज दिखाई दिया। हालांकि अभी चुनाव के नतीजों का पूरी तरह ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ रुझान दिखाई दे रहे हैं, और इन ट्रेंड्स में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि सरकार एनडीए की बनेगी, और बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल इस वक्त है। बीजेपी दफ्तर में आप देखिए, महिलाएं पुरुष ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे हैं। तेरा बिहार में बहार बा, जनता के सरकार बा। बिहार में बहार बा, जनता के सरकार बा, एनडीए के सरकार बा, गर्दा बा। क्या लग रहा है कि अब आश्वस्त हैं कि जीत हो जाएगी, या फिर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है। और एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो तेज रफ्तार कर रहे थे, जनता ने इनको दुर्घटना का शिकार कर दिया। और दूसरी बात ये बार बार पूछ रहे थे बिहार में का बा। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आरजेडी में का बा, आरजेडी में का बा। एगो बाप रांची जेल बा, मैया अंगूठा ठेल बा, बटवा नौमी फेल बा। आई पूरा कुनबा के जनता नरक में देले ठेल बा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि यह दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देखने को मिला। बिहार की जनता ने मोदी पर यकीन करके वोट दिया। बिहार की जनता ने जो एनडीए के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विगत 6 वर्षों में जो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की झोपड़ी में जो उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है, बिहार में एनडीए के सुशासन ने जो काम किया है, उसके कारण आज हम फिर से एनडीए का नेतृत्व बहुमत में आ रहा है। जब चिराग पासवान कंफ्यूजन फैला रहे थे, जब तेजस्वी यादव नौकरियों का ढोल बजा रहे थे, राहुल गांधी कोरोना की बदहाली का रोना रो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। जंगल राज के युवराज की बात की, 2 युवराज की बात की, किडनैपिंग के किंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद तो बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा।
जोश नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। पहले दौर में तेजस्वी यादव कैंपेन की टोन सेट कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कैंपेन के बाद महागठबंधन के नेता सिर्फ सफाई देते दिखाई दिए, डिफेंसिव पर आ गए। और आज जो नतीजे सामने आए, इसमें वो दिखाई दिया। जो एनडीए कहीं मुकाबले में नहीं दिख रहा था, जिसे सारे लोग हारा हुआ बता रहे थे, आज वही बीजेपी और जेडीयू महागठबंधन से आगे चल रहा है। हालांकि मैंने जैसे कई बार कहा कि लड़ाई कांटे की है, कई सीट ऐसी हैं जिस पर बहुत कम वोटों से अंतर है, ऊंट किसी भी कर पर बैठ सकता है। इस समय 123 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है वो आगे चल रहा है, और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें आरजेडी है, ये सब 113 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं। और 7 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं, और अन्य में 5 सीटें ऐसी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस पर आगे चल रही है, उसके लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन बीजेपी को जो कामयाबी मिली, बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, और बीजेपी जो जेडीयू से आगे निकल गई, इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोल कम नहीं है। नड्डा की लीडरशिप में पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा, इसलिए उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा चैलेंज था। नड्डा ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने बिहार में कैंपेन तो किया, और लेकिन बिहार की जो बैकरूम पॉलिटिक्स है उसको बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया। नड्डा ने बिहार में 22 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की, कई रोड शो किए, सैकड़ों छोटी छोटी सभाएं की। बिहार में टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट रखने के काम में नड्डा ने समझदारी से काम लिया। जेपी नड्डा का बिहार से एक जमीनी कनेक्शन भी है। पटना के सेंट जेवियर स्कूल में वो पढ़े हैं, और फिर पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो वो बिहार के मिजाज को, यहाँ की राजनीति के, यहाँ के लोगों को समझते हैं। और ये हमने नड्डा की चुनावी रैलियों में महसूस किया। जब वो खांटी बिहारी अंदाज में लोगों से बात करते दिखाई दिए, वो मिथिलांचल में लोगों से मैथिल में डायलॉग करते दिखाई दिए, तो इसका असर हुआ। और नड्डा ने बिहार की जंग जमीन पर अकेले लड़ी, क्योंकि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, डॉक्टर्स ने उन्हें कैंपेन के लिए परमिशन दी थी, वो बिहार जा नहीं सके। कैंपेन की शुरुआत में सुशील मोदी कोरोना के शिकार हो गए, फिर शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, ये कैंपेनर थे, ये कोरोना की चपेट में आ गए। तो एक हद तक जड़ नड्डा अकेले पड़ गए थे। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ऐसे नेताओं ने भी कैंपेन किया, लेकिन नड्डा ने जो मेहनत की उसका रंग दिखाई दिया। और जेपी नड्डा का कैंपेन मैंने देखा है, एक तो बिहार के और बिहार की राजनीति को गहराई से समझते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि छात्र जीवन में बिहार में रहे, और ये उनकी स्पीच में, उनके भाषणों में साफ दिखाई दिया। और इससे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा ने बीजेपी के बिखरे हुए फैक्शंस को इकट्ठा किया। बिहार में बीजेपी में हर लीडर बहुत बड़ा लीडर है, सबको काम में लगाया, और जेडीयू को भरोसा दिलाया कि चुनाव के नतीजे में चाहे बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस भरोसे ने निराश हो चले नीतीश कुमार का हौसला बढ़ाया, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए चुनाव सबसे अहम था। 15 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर था। कोरोना के दौरान लोगों ने जो मुश्किलें फेस की, उसकी नाराजगी थी। बाढ़ का मिसमैनेजमेंट लोग नहीं भूले थे। लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आने को बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा था। इसलिए जो थोड़े बहुत मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद थी, वो भी नहीं रही। शराबबंदी से पुरुषों में नाराजगी का डर था। तमाम ऐसे कारण थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन आज ये बात समझ आई नतीजे आने के बाद कि एक पॉजिटिव बात थी, वो थी महिलाओं के वोट का भरोसा और कानून व्यवस्था का राज। इससे उम्मीद तो बनी, लेकिन बात पूरी नहीं बनी। नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस चुनाव के दौरान डगमगा गया था, और चुनाव के आखिरी दिन तक आपको याद होगा उन्होंने कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और इस वक्त भी वो शायद यही कह रहे होंगे कि बस इतनी सीटें आ जाएं कि सरकार बन जाए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। नीतीश के खिलाफ लोगों की नाराजगी उनको भारी पड़ी, उनका डर सही साबित हुआ। और अब हालत यह है कि जनता दल यूनाइटेड का जब से गठन हुआ है, तब से जेडीयू को इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली। और ये इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पिछले इलेक्शन में जेडीयू 71 सीटों पर जीती थी। 2010 में नीतीश की पार्टी को 115 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार
ये फिगर 50 से कम हो गई। ये नीतीश की बड़ी हार है। अब तक जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर आगे चल रही है और जहां तक नीतीश को थोड़ी बहुत राहत की बात है वो ये कि नीतीश ने अपने इलाके नालंदा और बाढ़ में पार्टी को डूबने नहीं दिया। सीमांचल में भी जेडीयू को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसकी बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनके कारण मुस्लिम वोट बट गया और नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार बाजी मार ले गए। जेडीयू को कम सीटें मिल रही हैं, पार्टी की हालत पहले से कमजोर है, इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली। लेकिन अगर सरकार बनी, जिसके आसार हैं, तो फिर नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पटना में जेडीयू के दफ्तर में लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। एक बड़ा सा बैनर लिखा है जिसमें लिखा है बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा, बुझाइल बबुआ। एनडीए के खेमे में उत्साह है। इस वक्त मैं जेडीयू दफ्तर के बाहर हूं और आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। यहां पे पोस्टर्स लगे हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताते हुए, साथ ही बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा, इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। साथ ही 24 कैरेट गोल्ड बताते हुए पोस्टर, फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये बोलते हुए पोस्टर्स लगे हैं। समर्थक पहुंचे हुए हैं। एक वीरचंद पटेल मार्ग जहां जेडीयू का दफ्तर है, वहां पर समर्थक है और लगातार नारे लगा रहे हैं। उत्साह में है कि थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सरकार एनडीए की बनेगी। साफ बहुमत आ रही है एनडीए की, कहीं से कोई शक नहीं है और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी उम्मीद इसलिए जगी। अपनी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना आपको बता दूं कि इंडिया टीवी पर जब से हमने चुनाव के रुझान दिखाने शुरू किए, लगातार यही बात सामने आई कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन थोड़ा बहुत आगे चल रहा है और इस समय भी वो 10 सीटों पर आगे है अपने मुकाबले वाले गठबंधन से। तो ये लड़ाई कई घंटों से चल रही है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला गठबंधन पीछे रहा हो। इसलिए उनकी उम्मीद तो है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार से लोग इतने नाराज थे तो फिर उनकी इज्जत जो थोड़ी बहुत बची वो किसने बचाई? क्या वाकई में महिलाओं का सपोर्ट नीतीश के काम आया? नीतीश की पार्टी को जो सीटें मिली हैं, क्या वो प्रदेश की महिलाओं की कृपा से मिली? जेडीयू के नेता साफ गोई से मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने शराबबंदी लागू की थी और ये बात नीतीश की रैलियों में भी दिखाई दी। बिहार में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, नगर पालिका में, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में। आपने चुनाव के दौरान भी महसूस किया होगा कि तेजस्वी यादव की सभाओं में एक राउडी किस्म का क्राउड होता था जिसमें महिलाओं की संख्या ना के बराबर होती थी, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभाओं में अगली कतारों में महिलाओं के बड़े जत्थे बैठे रहते थे सुनने के लिए। तेजस्वी यादव की कोई सभा 5 मिनट से अधिक नहीं चलती थी और इन दोनों नेताओं की सभा 15 मिनट चलती थी, जिसमें महिलाएं कई बार ताली बजा करके अभिनंदन और अभिवादन भी करती थी। महिलाओं में एक नया विश्वास शराबबंदी के बाद भी आया। पहले ग्रामीण इलाकों में पति शराब पी करके जाते थे और पत्नी पर अत्याचार करते थे। क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की संख्या में कटौती हुई है। केसी त्यागी हमेशा बड़ी समझदारी से बात करते हैं और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। वो जानते हैं कि जेडीयू को सीटें कम मिली हैं, लेकिन वो भी ये भी जानते हैं कि भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, जेपी नड्डा ने भी अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये बात साफ की। इसलिए इस मामले में कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब इतनी सीटें आई हैं तो बीजेपी के लोकल लीडर्स ये कहने लगे हैं कि अब बिहार में सरकार के कमान बीजेपी के हाथ में होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कांकड़ा ऐसा दिख रहा है और कार्यकर्ताओं पे भाजपा को मैंडेट दिख रहा है, भाजपा का आंकड़ा जाता है ज्यादा है
और भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए। और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक देखिए एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। अब यह बात सही है कि पिछले 30 साल में बिहार में ऐसा चुनाव नहीं हुआ, ऐसा कांटे का मुकाबला नहीं हुआ। हर पल स्थिति बदल रही है, इसलिए जो भी सरकार बनेगी उसके पास बहुमत बहुत ज्यादा नहीं होगा और ऐसी सरकार को चलाना नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक बात और है, सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की नाराजगी ने जेडीयू की स्थिति कमजोर नहीं की। आज जो नतीजे आए उसको एनालाइज करें तो पता चलेगा इन हालात के लिए चिराग पासवान भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। वो एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बने। चिराग बार बार दावा कर रहे थे किसी कीमत पर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने देंगे। उनका कैंपेन अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं, नीतीश को सरकार बनाने से रोकने के लिए था। और मजे की बात है कि सीट वाइज एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा चिराग पासवान इस मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं, काफी हद तक कामयाब हुए। फिलहाल जो हालत दिख रही है, आज जो चुनाव के रुझान आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, 0। लेकिन इस 0 ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। कम से कम 35 सीटें ऐसी हैं, ध्यान दीजिए 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर एलजेपी के उम्मीदवार ने वोट काटे, चिराग पासवान ने वोट काटे और एनडीए के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। महुआ, मटिहानी, महिषी, जहानाबाद, नोखा और सासाराम, ये तो मैं आपको गिनवा सकता हूं, ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू के जीतने का पूरा चांस था, लेकिन यहां एलजेपी को अच्छे खासे वोट मिले और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे महुआ की सीट है, यहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप चुनाव लड़ते थे। इस बार उन्होंने सीट बदली, आरजेडी ने यहां से राकेश रोशन को टिकट दिया था। ये फिल्मों वाले राकेश रोशन नहीं, ये बिहार के राकेश रोशन है। और राकेश रोशन ने जेडीयू उम्मीदवार को करीब 6000 वोट से हराया, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को 12000 के करीब वोट मिले। आप सोच सकते हैं वो जेडीयू का उम्मीदवार क्यों हारा। बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट पर सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह जीत गए। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को करीब 6000 वोट से हराया है, जबकि एलजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह को 26000 से ज्यादा वोट मिले। महिषी में आरजेडी के गौतम कृष्ण ने 2000 वोट से जेडीयू कैंडिडेट को हराया। इस सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार को 7000 वोट मिले। इसी तरह जहानाबाद सीट से जेडीयू के मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा आरजेडी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए हैं। यहां एलजेपी के उम्मीदवार को 20000 से ज्यादा वोट मिले। नीतीश कुमार की सरकार के एक और मंत्री जय कुमार सिंह को दिनारा सीट पर एलजेपी की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। दिनारा से एलजेपी ने राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था। राजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल हुए और आप जानते हैं उन्हें 46000 से ज्यादा वोट मिले। अरवल जिले के कुर्था में जेडीयू उम्मीदवार आरजेडी के बागी उम्मीदवार कुमार वर्मा से हार गए। जीत हार का अंतर 8000। यहां एलजेपी के उम्मीदवार को 8000 से ज्यादा वोट मिले। महामारी के प्रकोप की वजह से ही हमारी सीटें कम आ रही हैं। हाँ, उनका लक्ष्य जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वो भूल गए मर्यादाओं की जब उन्होंने कहा कि हम उनको जेल भेजेंगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्वास को तोड़ा, उन्होंने नड्डा जी के विश्वास को तोड़ा, और वो एक रिबेल के रूप में जाकर के सिर्फ जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। थोड़ा बहुत नुकसान हमें उसमें हुआ भी है। सर, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के प्रति कई बार जताई है, पीएम के प्रति अपने प्रेम को जताया उन्होंने। वो नाटक था, वो ढोंग था, और वो उनके द्वारा जो सिनिस्टर कैंपेन था, सरेंडर कैंपेन था, उसका हिस्सा था। सर, अगर वो साथ होते तो तस्वीर कुछ और होती। वो साथ हो ही नहीं सकते थे। उनकी इच्छाओं को भगवान भी पूरा नहीं कर सकते।
चिराग पासवान के लिए मैं ये कहूंगा कि सियासत में सफलता के लिए महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ संयम होना भी जरूरी है। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा अच्छी है, यंग हैं, अच्छा बोलते हैं, उनमें जज्बा है, लड़ना जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना जरूरी था। और चूंकि रामविलास पासवान की अचानक मौत हो गई, वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनका जो अनुभव था उसका फायदा जो चिराग को होता था उसकी कमी दिखाई दी। चिराग ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अकेले जाने का फैसला किया और नतीजा ये हुआ कि बिहार में खाता नहीं खुला। और जैसा मैंने पहले कहा था कि हम तो डूबेंगे इंसान, हम तुम्हें लेके डूबेंगे, उनकी वजह से एनडीए के सहयोगी दलों को बहुत नुकसान हुआ। अगर चिराग पूरी तरह से एनडीए के साथ होते तो आज एनडीए की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। जो कांटे की लड़ाई हमको दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और आज की परिस्थिति से अगर एनालाइज करें तो चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ होते तो 150 से ज्यादा सीटें आराम से जीत सकते थे, क्योंकि मैंने आपको सीटें गिनवाई जहां पर चिराग की वजह से नुकसान हुआ। अगर चिराग सिर्फ अपने बारे में सोचते, अगर मान लो वो तेजस्वी के साथ भी चले जाते तो भी बात आर पार वाली होती। हो सकता है कि तेजस्वी यादव बड़े आराम से मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए खुद ही फिट किया था। मुझे लगता है कि ये बात में कोई दम नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। ये बात तब मानी जा सकती थी जब बीजेपी ने किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा न किया होता। हालांकि बीजेपी साफ साफ कह चुकी थी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और आज भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने यही कहा। और बीजेपी वाले ये भी जानते हैं कि चिराग पासवान की वजह से गठबंधन कमजोर हुआ और बीजेपी को भी बहुत सारी सीटों पर चिराग पासवान से नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे रेबल लीडर थे जिन्हें चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उन्हें टिकट दिया। एक बात और है, चिराग पासवान ने जब बीजेपी को नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी के नेताओं को भी नाराज किया। मजे की बात है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की पार्टी को भी डेंट किया, तीनों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि तेजस्वी यादव ने, मैं जरूर कहूंगा कि बहुत मेहनत की। लालू यादव जेल में थे, बड़े बड़े नेता आरजेडी को छोड़ चुके थे, ऐसे नेता जो लालू यादव का सहारा रहे थे, और इलेक्शन का पूरा दारोमदार तेजस्वी पर था। सबको साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी थी, सहयोगी दलों की जिद को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे पुराने और दिग्गज नेताओं से मुकाबला करना था। मैं कहूंगा कि भले ही महागठबंधन नतीजों में एनडीए से थोड़ा पीछे हो, फिलहाल सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े से थोड़ा दूर हो, लेकिन जिस तरह की टक्कर महागठबंधन में दी, इस समय भी वो 114 सीटों पर आगे चल रहे हैं, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल सकता है और मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में गेम चेंजर बनकर उभरे, लेकिन हकीकत यह भी है कि तेजस्वी यादव ने भी गेम सेट किया था और अच्छी तरह से सेट किया था। वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे थे, तेजस्वी नैरेटिव सेट कर रहे थे और जेडीयू के नेता उस जाल में फंस रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त पर आकर माहौल को न बदला होता तो 10 लाख नौकरियों के वादे पर यकीन करने वाले तेजस्वी यादव को जिता देते। ये तो मोदी ने जंगल राज के युवराज की याद दिलाई और नैरेटिव चेंज कर दिया। लेकिन ये सही है, इस सब के बावजूद तेजस्वी ने जबरदस्त मेहनत की। उनकी पब्लिक मीटिंग्स में बड़ी संख्या में भीड़ आई, और जो भीड़ आई वो बड़ी उत्साहित दिखाई दी। उसका असर इन चुनाव के नतीजों पर दिख रहा है, और इस बात की पूरी संभावना है कि आरजेडी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, और ये तेजस्वी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तेजस्वी ने रैलियों का रिकॉर्ड बनाया, 247 रैलियां, जनसभाएं की। कुछ उम्मीदवारों के लिए उन्होंने 2-2 पब्लिक मीटिंग्स की। एक दिन तो ऐसा था जब तेजस्वी यादव ने 19 रैलियां की। हेलीकॉप्टर्स में रैलियों वाली जगह पर पहुंचते, फिर उसके बाद लगभग दौड़ते मंच पर जाते, 15-20 मिनट तक रैली वाली जगह पर रुककर अगली रैली के लिए निकल जाते। इसीलिए जेडीयू के नेता ये कहते हैं, केसी त्यागी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अपनी मीटिंग में किसी को बात सुनाने नहीं आते थे, लेकिन ये वो भी मानेंगे कि तेजस्वी की रैली में भीड़ जुटती थी। भीड़ की तस्वीरों ने हवा बनाने में मदद की।
आज जो इलेक्शन ट्रेंड्स आए उनको जब एनालाइज करते हैं तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। मजे की बात है कि MY फैक्टर आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, जिसे मुस्लिम और यादव वोट कहते हैं। इस बार चुनाव में उन विधानसभा सीटों पर जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां भी आरजेडी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। लालू यादव ने जब से सियासत शुरू की थी तब से यादवों का सपोर्ट लालू को हमेशा मिलता रहा है। इसके साथ लालू ने मुसलमानों को, अकलियतों को हमेशा भरोसा दिलाया, उनका दिल जीता और ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जिसके दम पर बिहार पर वो 15 साल राज करते रहे। बिहार के मधेपुरा, पाटलिपुत्र, भोजपुर जैसे जिलों में यादव वोटर ही जीत हार का फैसला करते हैं। इसीलिए बिहार में कहावत है, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। गोप यानी यादव। मधेपुरा में करीब 23% यादव और 13% मुस्लिम वोटर है, यानी यादव और मुस्लिम वोट ही 36% हो जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि मधेपुरा जिले की चारों विधानसभा सीटें मधेपुरा, बिहारीगंज, आलमगंज और सिंहेश्वर पर जेडीयू ने बढ़त बना रखी है। इन पर तेजस्वी की जो पार्टी है आरजेडी, वो पीछे चल रही है। खुद मधेपुरा सीट पर जेडीयू के निखिल मंडल आगे चल रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रशेखर दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि यादव बहुल दूसरे इलाके जैसे भोजपुर और पाटलिपुत्र में आरजेडी ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर आरजेडी का अलायंस आगे है, तो 1 सीट पर एनडीए को बढ़त है। यादव वोटर्स तो काफी हद तक इस बार भी तेजस्वी यादव के साथ हैं, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का सपोर्ट बटा है, वो तेजस्वी को पूरी तरह नहीं मिला। हालांकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मुसलमानों का वोट उन्हें मिलेगा। अब जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट कैसे कटा, आरजेडी से कैसे हटा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं वो मुद्दे कौन से हैं जिनके दम पर आरजेडी के पक्ष में तेजस्वी ने माहौल बनाया। आज के जो चुनाव के रुझान हैं, नतीजे हैं, इनको एनालाइज करें तो पता चलेगा कि तेजस्वी की बिहार में लोगों को नौकरी देने की बात ये क्रेज की तरह काम की। तेजस्वी ने सरकार बनने पर पहले दिन 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान कर दिया और बार बार इसी नारे को लगाते रहे। इसका उन्हें फायदा हुआ। नौजवानों का रुख आरजेडी की तरफ दिखाई दिया। हालत यह हो गई बीजेपी को 19 लाख रोजगार देने का वादा करना पड़ा। तेजस्वी ये समझ रहे थे कि लालू यादव का जमाना अगर लोगों को याद आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। लालू के जमाने के करप्शन की बात हुई तो मुश्किल होगी। इससे तेजस्वी ने अपने कैंपेन में लालू यादव की तस्वीर तक नहीं लगाई। कैंपेन में लालू यादव का नाम कभी कभार लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया कि कौन सी नस दबानी है। मोदी ने अपने कैंपेन में वही किया, जंगल राज की याद दिलाई, जंगल राज के युवराज से सावधान रहने को कहा और इस जुमले ने काम किया जो न नौकरी का वादा कर पाया था, न सुशासन का दावा। लेकिन बात कहनी पड़ेगी कि अगर आरजेडी टक्कर में मुकाबला कांटे का है तो इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को पूरी तरह मिलना चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आरजेडी के नेताओं का सब जवाब दे रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने इल्जाम लगाया कि अब गड़बड़ हो रही है। जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता आगे हैं उन पर काउंटिंग में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है, अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है, हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन के जहां जहां हैं
वहां ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहां हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था, वहां कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहां हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, वहां रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहा है? मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी, आपकी विदाई तो तय है, लेकिन आप और कितना कलंक लेके जाएंगे, इसका फैसला आपको करना है। बिहार की जनता ने तो फैसला दे दिया, सरकार हम बना रहे हैं। लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव चतुर हैं, जानते थे अकेले नैया पार होना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया। लेफ्ट पार्टीज को साथ लिया, जिन्होंने चुनाव में अच्छा किया, उनका भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को साथ लिया। और आज के ट्रेंड से यह साबित हो गया कि राहुल गांधी की कांग्रेस भी तेजस्वी यादव के ऊपर बोझ साबित हुई। जैसे नीतीश कुमार ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से कांग्रेस ने महागठबंधन नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितनी पिछले इलेक्शन में जीती थी, और इसकी वजह राहुल गांधी का कैंपेन। बिहार के नतीजों ने सारे एग्जिट पोल्स को चाहे गलत साबित कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस के बारे में अनुमान सही साबित हुए। सीट शेयरिंग के दौरान जब तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, उसी वक्त से कहा जा रहा था कि तेजस्वी ने भारी गलती कर दी, कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा दे दिया, हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी, और इसका नुकसान हुआ। आज जब नतीजे आए तो कांग्रेस जिन 70 सीटों पर लड़ी थी, उनमें से सिर्फ 19 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 30% से भी कम। 2015 में कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 27 सीटें जीती थी। अब 70 में से 19 पर आगे चल रही है। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 70% था, इस बार 30% से कम। और कांग्रेस की स्थिति तो इस बार लेफ्ट पार्टी से भी खराब है। कांग्रेस की तुलना में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। लेफ्ट पार्टीज कुल 29 सीटों पर लड़ी और उन्हें 18 सीटों पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्ट्राइक रेट 60%। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने जिन इलाकों में कैंपेन किया, जहां जहां पब्लिक मीटिंग की, वहां कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 8 रैलियां की। इन पब्लिक मीटिंग के जरिए राहुल ने 52 असेंबली सीट पर कैंपेन किया, लेकिन इनमें से 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। कैंपेन के दौरान राहुल गांधी के भाषण के अंश हमने कई बार आपको सुनवाए हैं, इसलिए अब यह बताने की जरूरत नहीं कि राहुल का कैंपेन उल्टा क्यों पड़ा। राहुल को न तो बिहार के मुद्दों की समझ आई, वो हर जगह नरेंद्र मोदी से ऑब्सेस्ड रहे और मोदी को निशाना बनाते रहे, और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि मोदी पर अटैक करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। मोदी ने अपने भाषण में इसकी तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था, एक युवराज हैं जो यूपी में दूसरे युवराज के साथ घूमे थे, वहां उनकी नैया डुबो दी, अब वही युवराज बिहार के युवराज के साथ घूम रहे हैं, इनकी नैया भी डुबाएंगे। अब सवाल है, तेजस्वी भी जानते थे कि राहुल गांधी से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो फिर तेजस्वी ने कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें क्यों दी? इसकी वजह आपको बताता हूं। तेजस्वी ने जातियों का गणित लगाया था। तेजस्वी यादव को लगता था कि यादव तो आरजेडी की वजह से साथ में आएंगे, जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई, इसलिए मुसलमानों का वोट भी महागठबंधन को मिलेगा। ऐसे में अगर सवर्णों के थोड़े बहुत वोट महागठबंधन को मिलते तो काम बन जाता, यानी बड़ी जातियों के। इसलिए तेजस्वी ने कांग्रेस को साथ लिया, ज्यादा सीटें दी। कांग्रेस ने 70 में से 34 सीटों पर सवर्णों को टिकट दिया, लेकिन जात का यह खेल चला नहीं। राहुल के चक्कर में तेजस्वी का गणित गड़बड़ा गया, और अब जो वो पीछे चल रहे हैं, सिर्फ 114 सीटों पर आगे हैं, बहुमत से 8 सीटें कम हैं। इस स्पीड ब्रेकर का काम राहुल गांधी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। महागठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद सीमांचल के इलाके से थी, जहां पर मुस्लिम वोटर्स का डोमिनेंस है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसलिए तेजस्वी यादव के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ओवैसी के फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं। पूर्णिया में 35% और किशनगंज में 70% मुस्लिम वोटर हैं। तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद थी इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर
उनकी पार्टी को वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ थे, तब यहां की 24 में से 18 सीटें महागठबंधन को मिली थी। कांग्रेस से सबसे ज्यादा 9 सीटें यहां जीती थी। लेकिन इस बार आप हैरान होंगे, सीमांचल की 24 सीटों में से महागठबंधन सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। हैरानी की बात यह भी कि एनडीए के उम्मीदवार सीमांचल की 24 में से 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी जिन इलाकों में 35 से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर है, वहां की करीब आधी सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। और इसकी वजह है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी को कई सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले हैं। सीमांचल रीजन के 4 जिलों की 24 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने किस तरह गठबंधन का खेल बिगाड़ा, किस इलाके में कितनी सीटें जीती, ये ग्राफिक्स के जरिए समझना जरूरी है। सौरभ शर्मा के पास चलते हैं, जो इस रीजन की सीटों का हिसाब आपको बताएंगे। सौरभ। रजत जी, मोटे तौर पर जो सीटें हैं उनका जिक्र हम कर लेते हैं। कटिहार जिले में मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 45% है, लेकिन कटिहार की 7 में से 4 सीटें एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गठबंधन को सिर्फ 3 सीट मिलती हुई अभी तक दिखाई दी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कटिहार में 20% से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं। इस तरह पूर्णिया में 35%, 35% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद पूर्णिया में भी एनडीए ने 4 सीटें जीती, 1 सीट महागठबंधन को मिली है, जबकि यहां पर 2 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिलने जा रही हैं, ऐसा लगता है। अररिया में मुस्लिम वोटर्स की तादाद तो 51% है, यानी आधी आबादी से ज्यादा, आधी आबादी मुसलमान है। इसके बावजूद अररिया की 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए ने जीती, 2 सीटें महागठबंधन और 1 सीट ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट इन पर आगे चल रहे हैं। पूरे सीमांचल में सिर्फ किशनगंज जिला ही ऐसा है जहां एनडीए का खाता नहीं खुला। किशनगंज में 70% मुस्लिम वोट हैं और यहां ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी की अगुवाई वाले गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। किशनगंज की 4 सीटों में से 2 सीट ओवैसी की पार्टी को और 2 आरजेडी गठबंधन को मिली है। शुक्रिया सौरभ, ये समझने के लिए आपकी मदद की बहुत जरूरत थी, वरना ये ओवैसी का गणित समझ में ही नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवैसी भले ही कहें कि उन्होंने बीजेपी को, एनडीए को तगड़ी चुनौती दी, वो मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन आज के नतीजे आने के बाद, रुझान आने के बाद हकीकत यह समझ में आती कि ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का काम लगा दिया। ओवैसी की वजह से भले बीजेपी को फायदा मिला हो, लेकिन यह भी सही है कि बिहार में 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पार्टी आगे चल रही है। यह बड़ी बात है। अगर ये सारी सीटें ओवैसी की पार्टी जीत जाती है तो यह बड़ी जीत होगी, क्योंकि पहले ओवैसी की पार्टी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी। इसके बाद पहले महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटें जीती और अब उनकी पार्टी बिहार में 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह बड़ी बात होगी और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बने इसकी चाबी ओवैसी के हाथ में आ जाए, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है। मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों के लिए ओवैसी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। वो अच्छे वकील हैं, अच्छा बोलते हैं, इश्यूज को समझते हैं और बिहार में उनके इस कैंपेन का काफी असर हुआ। और बिहार के मामले एक और बात आपको कहूं कि बिहार में जो एग्जिट पोल थे वो पूरी तरह फेल हुए, पूरी तरह से गलत साबित हुए। ज्यादातर एग्जिट पोल महागठबंधन को क्लीन स्वीप दे रहे थे, कोई 160 तो कोई 180। एनडीए को कुल मिलाकर 55 सीटें दी जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक 122 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और महागठबंधन 114 सीटों पर आगे है। एलजेपी का खाता नहीं खुला है और अन्य 7 सीटों पर आगे हैं। इनमें से जो 7 सीटें, इनमें से 5 सीटें वो हैं जिन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर क्लीन स्वीप जैसी स्थिति न महागठबंधन के लिए है न एनडीए के लिए। किसी की कोई लहर नहीं, किसी का कोई तूफान नहीं। इसलिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए, लेकिन यह सही है कि बिहार की बात छोड़ दें तो दूसरे राज्यों में जो बाई इलेक्शन हुए उनमें अनुमान सही साबित हुए। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, हैरान करने वाला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें जीती हैं, कड़ा मुकाबला था। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इस पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार का बचना
डिपेंड करता था। लेकिन यहां मोदी की लहर चली। 28 में से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 19 सीटें जीत ली बाई इलेक्शन में और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। बाई इलेक्शन नतीजों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पास अब पूर्ण बहुमत है। अब तक बीजेपी के पास 107 विधायक थे। इन 19 विधायकों के साथ ही अब 230 मेंबर वाली असेंबली में बीजेपी के पास 126 की ताकत हो गई, जो बहुमत से 10 सीटें ज्यादा है। शिवराज सिंह उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने अहंकार और दंभ को हराया है। जिन्होंने दंभ और अहंकार से भर के चुनाव लड़ा था और हम पर कई तरह के आरोप ठोंक दिए, गद्दार से लेके पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया सिंधिया जी के लिए, उनकी टीम के लिए, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि मध्य प्रदेश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, विकास में है, जनता के कल्याण में है। और कुल मिला के सिंधिया जी ने जो फैसला किया था अपने साथियों के साथ, एक ऐसी सरकार जिसने विकास को ठप्प किया था, जनता के कल्याण के सारे काम बंद कर दिए थे और भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि बाई इलेक्शन में बीजेपी मध्य प्रदेश अगर जीती तो उसमें दिग्विजय सिंह की माफ कीजिए शिवराज सिंह चौहान की इमेज ने भी काफी काम किया। दिग्विजय सिंह का नाम मेरी जबान पर इसलिए आया क्योंकि वो कह रहे थे कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम है। उन्होंने कहा ईवीएम का इस्तेमाल सेलेक्टिव तरीके से किया जाता है। उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसकी असलियत भी बताऊंगा। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता? जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे साहब मध्य प्रदेश में 2018 में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे जीत गए? जो हमारा अनुमान था उससे कम से हम जीते हैं। जब मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते तो ईवीएम मशीन ठीक थी। अब हार गए तो ईवीएम मशीन खराब हो गई। इसी तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं, इसी तरह की बातें दिग्विजय सिंह करते हैं और वाकई में आज जनता ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती, इसीलिए उनका नुकसान भी होता है। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी की 7 असेंबली सीटों के इलेक्शन थे जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार जीता है। योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन से जो सीट खाली हुई थी उस सीट पर उनकी वाइफ संगीता चौहान जीती। इसी तरह देवरिया, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, कानपुर और उन्नाव की एक-एक विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती, जबकि जौनपुर की मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव को कामयाबी मिली। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में जो काम किया उसके आशीर्वाद के तौर पर जनता ने बीजेपी को जीत दिलाई है। लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 सीटें इस माहौल में जीतना आसान काम नहीं था और इसका पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में दिखाई दिया। 8 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हुआ और आप हैरान होंगे, सारी की सारी 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली। ये सारी वो सीटें हैं जो कांग्रेस के एमएलए के इस्तीफों से खाली हुई थी। राज्यसभा चुनाव से पहले ये विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 5 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया और वो जीत गए। यानी बीजेपी ने ये सभी 8 सीटें कांग्रेस से छीन ली। खास बात यह है कि इन विधानसभा सीटों में मुस्लिम बहुल अब्दासा सीट थी और मुस्लिम वोटर्स की वजह से ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन आज जो नतीजे आए इसमें कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर आई। बिहार चुनाव में इस वक्त अपडेट आपको बता दूं, इस वक्त करीब 5% वोटों की गिनती बाकी रह गई है। फिलहाल 123 सीटों पर एनडीए और 113 सीटों पर महागठबंधन आगे है और इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पे वोटों का मार्जिन 1000 से कम है। हिलसा सीट पर तो आरजेडी का उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार से सिर्फ 12 वोट से आगे है। इसलिए काउंटिंग शुरू होने के 14 घंटे बाद भी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, फाइनल टैली क्या होगी। लेकिन इस बात के चांस हैं कि जेडीयू और बीजेपी वाला गठबंधन अपनी सरकार बना ले, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन आज जितने भी नतीजे आए बिहार के, गुजरात के, सब राज्यों के,
सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। बिहार में बीजेपी अब जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई। मध्य प्रदेश में 28 में से 19 बाई इलेक्शन जीतकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचा ली, पक्का कर दिया यह सरकार रहेगी। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी घटना के बाद भी राहुल और प्रियंका की कोशिशों के बावजूद बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती। गुजरात की सारी सीटें 8 की 8 सीटें बीजेपी ने आज जीत ली। मणिपुर और तेलंगाना में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। इससे लोग अचरज में हैं और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस सारी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और यह पॉपुलैरिटी, ये लोकप्रियता मोदी के काम के आधार पर बनी है। आज भी विरोधी दलों के पास मोदी का कोई जवाब नहीं है। आज की इस जीत का फायदा बीजेपी को आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में होगा। यह ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। बंगाल और असम, इन दोनों जगह बीजेपी अब नए हौसले के साथ चुनाव लड़ेगी। एक जगह ममता बनर्जी को परेशान करेगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी को।